नमस्कार दर्शकों, आज है 11 मई 2026 और दिन है सोमवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर मिली। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की कुछ ताजा और विशेष खबरें। त्रिशा कृष्णन ने खास दोस्त थालापति विजय के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला रिएक्शन शेयर किया। त्रिशा विजय के खास पल की गवाह बनी और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह बहुत खुश हैं। वहीं विजय भी शपथ लेने के बाद बाहर आए तो मीडिया का शुक्रिया अदा किया। थालापति विजय ने तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनकर एक नई कहानी लिख दी है। एक्टर के परिवार के साथ साथ पूरे राज्य और उनके फैंस के बीच जश्न का माहौल है। समर्थक और फैंस विजय के मुख्यमंत्री बनने पर फूट फूट कर रोए। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पवन कल्याण, कमल हसन और प्रकाश राज समेत कई सेलेब्स ने विजय के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं अब त्रिशा कृष्णन का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनते ही अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि वह बहुत ही एक्साइटेड हैं। त्रिशा कृष्णन 10 मई को हुए थालापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। यह समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। वहां विजय के परिवार के अलावा कई राजनीतिक और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां शामिल थी। त्रिशा भी विजय के इस खास और ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में हैं। वहीं उन्होंने ध्यान मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने वहां आए हैं। इस दौरान उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में बने विशेष ध्यान केंद्र ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में एक्टर विजय के शपथ ग्रहण के ठीक बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस को विश्वासघाती बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए डीएमके को धोखा दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के मौजूद हालात पर नजर डालिए। 25 से 30 साल तक कांग्रेस और डीएमके के बीच गहरे रिश्ते रहे। डीएमके के साथ गठबंधन ने कई बार कांग्रेस को संकट से उबारा। 2014 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सत्ता में रहने का क्रेडिट काफी हद तक डीएमके को ही जाता है। लेकिन जिस डीएमके ने लगातार कांग्रेस की प्रोग्रेस के लिए काम किया, सियासी हवा का रुख बदलती कांग्रेस ने उसी डीएमके को धोखा दे दिया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल से 3 किलोमीटर दूर सुरक्षा जांच के दौरान 2 जिलेटिन की छड़ें मिली, जिससे सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यह विस्फोटक छड़ें थीं। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए और उसके बाद ज्यादातर राज्यों में नई सरकारों की तस्वीरें तेजी से साफ होने लगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने महज 5 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की शपथ भी करा दी। आसाम और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री के नाम और शपथ की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन केरलम में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं बना पाई है। चुनाव नतीजों के 5 दिन बाद भी पार्टी के भीतर मंथन जारी है और यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिर कांग्रेस फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर रही है। असम में नए सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ही होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक ने हेमंत के नाम पर मोहर लगा चुकी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हेमंत के नाम पर मोहर लगी। विधायक दल की बैठक के बाद हेमंता लोक भवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी भी थे। 12 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ लेंगे। वे असम के 16वें मुख्यमंत्री होंगे। 2021 में उन्होंने बतौर 15वें मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। असम में बीजेपी को शानदार बहुमत मिला। राज्य की 126 में से 82 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को जीत मिली। हेमंता की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और अब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 12 मई यानी मंगलवार को गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह का हिस्सा हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार और अहंकार का अंत हो चुका है। जनता को भयमुक्त माहौल मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जनता के बीच विश्वास और डर खत्म करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार किया गया। यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण ठानने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार रविवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर को नए मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई। इस बड़े विस्तार में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बंगाल में ममता की हार के बाद यूपी में अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं। कल महाराणा प्रताप जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी दफ्तर में क्षेत्रीय नेताओं को बुलाया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। साथ ही में कहा कि अगले चुनाव में राजपूत समाज को उचित सम्मान और उचित स्थान दिया जाएगा।
2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़े फर्क के पीछे कहीं ना कहीं राजपूत वोटरों का बड़ा किरदार रहा। ऐसे में अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर ढील नहीं देना चाहते हैं। क्षत्रिय वोटरों को साधने के लिए महाराणा प्रताप के सहारे लेने में जुट गए हैं। ये तो हुई कुछ चुनावी खबरें। अब देखते हैं विदेश की कुछ अहम खबरें। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात प्रभावित है। दोनों पक्षों में 8 अप्रैल को सीज फायर हो चुका है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई सहमति नहीं बनती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के 3 दिन बाद ही समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच झड़पें हुई। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रूट के आसपास फंसे हजारों जहाजों का संकट और बढ़ गया। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सैकड़ों जहाजों पर करीब 20,000 नाविक हॉर्मुज की टकराव की वजह से फंसे हुए हैं। ये नाविक और समुद्री जहाजों के क्रू सदस्य ईरान की नौसेना से हॉर्मुज पार करने के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। अभी यह तय नहीं है कि उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की अनुमति कब मिलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने आज सैन्य कमान के प्रमुख अली अब्दुल्लाही के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सरकारी टेलीविजन के अनुसार खामेनेई ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए और सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह उनकी नियुक्ति के बाद से सामने आई दुर्लभ आधिकारिक अपडेट्स में से एक है। आज कतर के समुद्र में मालवाहक जहाज पर अज्ञात मिसाइल या ड्रोन से हमला हुआ, जिससे जहाज पर आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन इस हमले को ईरान द्वारा दी गई उन धमकियों से जोड़कर देख रहे हैं जिनमें उसने अमेरिका और उसके सहयोगी जहाजों को निशाना बनाने की बात कही थी। पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव पीस प्रपोजल पर ईरान ने आज अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि बातचीत का मतलब समर्पण यानी सरेंडर नहीं है, बल्कि वे अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुवैती सेना ने आज सुबह अपने हवाई क्षेत्र में कई विदेशी ड्रोन देखे जाने की सूचना दी है, जिन्हें सैन्य प्रतिक्रियाओं के तहत डील किया गया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी ईरान की ओर से आ रहे 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इन घटनाओं ने खाड़ी देशों में तनाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने खोले यूएफओ रहस्यों के बंद दरवाजे। पेंटागन ने दशकों पुरानी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया। अब दुनिया खुद तय करे कि अब ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, क्या सच में एलियन होते भी हैं। पुतिन का एक बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा, जेलेंस्की अगर पर्सनल मीटिंग के लिए तैयार हैं तो मैंने कभी इनकार नहीं किया है। जो लोग मिलना चाहते हैं वे मॉस्को में आ सकते हैं। तीसरे देशों में भी मिला जा सकता है, लेकिन शांति समझौते पर अंतिम एग्रीमेंट के बाद ही मिलना संभव है। पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार अपनी ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 20% से बढ़ाकर 25% करने का विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में भारत घरेलू ऊर्जा सोर्स और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर तेजी से फोकस बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी इलाके में शनिवार रात बड़ा आतंकी हमला हुआ। बन्नू जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया, जहां आत्मघाती हमलावर और हथियारबंद आतंकियों के समूह ने मिलकर हमला किया। इस हमले में कम से कम 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने सबसे पहले विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी पुलिस पोस्ट के पास उड़ा दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि सुरक्षा चौकी का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तान में हुए इस धमाके के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा में संवाद को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मातृभाषा मराठी नहीं है उन्हें मराठी सीखनी चाहिए और इसके लिए सरकार समय भी दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाषा के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। अठावले ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हर भाषा, धर्म और जाति का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ विविध भाषा समुदाय रहते हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रथ यात्रा के लिए तीनों रथों, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों के निर्माण कार्य की शुरुआत शनिवार को विधिवत अनुष्ठानों के साथ की गई। रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई को किया जाएगा, जिसे लेकर पुरी में श्रद्धालुओं और प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है।
सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने निदा खान मामले में एमआईएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा मामला एआईएमआईएम पार्टी की ओर से चलाया जा रहा रैकेट है और इस्तिमिया जलील की गिरफ्तारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि एमआईएम नगर सेवक मतिन पटेल के घर और दफ्तर पर अवैध निर्माण के चलते सोमवार को बुलडोजर कार्रवाई होगी। सिरसाट ने दावा किया कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और कोर्ट में सभी पक्ष अपनी दलील रख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए और मराठी स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि एकनाथ शिंदे भविष्य में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शपथ लेने के बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली, नशीली दवाओं के खिलाफ टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन सहित अन्य कई बड़े फैसले किए। कोल्ड ड्रिंक पीने से भाई और 4 बहनों की तबीयत बिगड़ी। दुकानदार ने 6 महीने पुरानी कोको कोला दी, पीते ही उल्टी और चक्कर आने लगे। भारत सरकार का मजदूरों को एक बड़ा तोहफा, अब ओवरटाइम पर मिलेगी डबल मजदूरी, लाखों मजदूरों को फायदा। केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। नए लेबर कोड्स के तहत अब कामगारों को ओवरटाइम पर डबल रेट में पेमेंट मिलेगी, यानी अगर कोई मजदूर सामान्य से ज्यादा काम करता है तो उसे 2 गुनी मजदूरी दी जाएगी। यह नियम पूरे देश में लागू होगा और इससे लाखों मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नगर विधायक रंजन कुमार ने 2 युवकों पर फेसबुक के जरिए आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए अलग अलग थानों में प्राथमिक एफआईआर दर्ज करवाई। विधायक का कहना है कि जब वे समर्थक के साथ समझाने गए तो आरोपियों ने AK-47 से जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान हाथापाई और गाली गलौज भी हुई। विधायक ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी लगातार सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने वाली पोस्ट करता रहता है। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार सहित 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि राजस्थान गुजरात में लू का प्रकोप बताया। पश्चिमी एशिया संकट के लंबा खिंचने की आशंका के चलते कच्चे तेल के दाम अभी ऊंचे स्तर पर बने रहेंगे। एशियाई विकास बैंक ADB के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने बताया कि पार्क ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा, कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने की आशंका के बीच हमारा अनुमान है कि नए परिदृश्य में ये 2026 में औसतन $96 प्रति बैरल के स्तर पर रहेगा, 2027 में $80 प्रति बैरल। इसलिए हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। इसकी वजह से भारत की GDP 0.6% की कमी आएगी, जिससे ये 6.3% रह जाएगी। इसके अलावा इससे मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई भी काफी बढ़ जाएगी। यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। और अधिक खबरों को जानने और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आप देख रहे थे खबर मिली। धन्यवाद।